नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग डिस्कस करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इट्स मेजरमेंट एंड प्रॉब्लम। बेसिकली ये ह्यूमन ज्योग्राफी के ही अंडर जो है इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो टॉपिक है उसका एक सब पार्ट है। ठीक है, सो चलिए शुरुआत करते हैं। स्टे ट्यून्ड। जानने से पहले पहले टॉपिक के डेफिनेशन के बारे में हमें समझना पड़ेगा दैट वर्ल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये होता क्या है। तो देखिए, पहले डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। एक टर्म होता है, इसको को कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और एक टर्म को कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ के अगर बारे में चर्चा करते हैं ना, तो हम लोग बात करेंगे जीडीपी, हम लोग बात करेंगे दैट कितना रिसोर्स का डेवलपमेंट हो रहा है, राइट। ओवरऑल प्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब हम लोग क्वांटिटेटिव टूल के बारे में चर्चा करते हैं जब भी हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में चर्चा करते हैं। मतलब क्वांटिटेटिव टर्म में कैसे बढ़ रहा है। जैसे कल को अगर हमारा इकोनॉमी था $2 ट्रिलियन, है ना, और नेक्स्ट आने वाले साल में हो गया हमारा $3 ट्रिलियन, राइट। तो वो हम लोग क्वांटिटेटिवली डिस्कस करेंगे, तो देखो भैया हमारा इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर रहा है, राइट। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है? देखिए, ग्रोथ अलग चीज है। ग्रोथ हम लोग मॉनिटरी टर्म में, एब्सोल्यूट टर्म में डिस्कस करते हैं, बट डेवलपमेंट के बारे में जब भी हम लोग चर्चा करेंगे तो हम लोग सस्टेनेबल एस्पेक्ट देखेंगे। डेवलपमेंट मतलब हर एक तबके का ग्रोथ हो रहा है क्या नहीं, दैट इज व्हाट कॉल्ड डेवलपमेंट इज, राइट। मतलब ग्रोथ जो है ना, इट इज अ टूल, है ना, इट इज अ मीडियम हम बोल सकते हैं, और डेवलपमेंट इज एन एंड, है ना। अल्टीमेटली हर एक कंट्री डेवलप कर रहा है ना। कोई ग्रोइंग पार्ट में है, कोई ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुका है, राइट। बट डेवलपमेंट तो हर जगह ही हो रहा है। बट डेवलपमेंट के लिए जो है ना, ये ग्रोथ जो है एक सोर्स का माध्यम है। ऑफ कोर्स आपका पैसा अगर बढ़ेगा तभी ना भाई डेवलपमेंट हो पाएगा। पैसा अगर आपके पास आएगा तभी ना उस पैसे को खर्चा करके आप डिफरेंट अदर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में दे पाओगे, उस पैसों को लेकर आप गरीबों को बांट पाओगे, जिससे ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, राइट। तो ग्रोथ इज अ मेजर क्राइटेरिया, ठीक है। तो वही ग्रोथ एक मीडियम है और डेवलपमेंट इज एन एंड, है ना। और ये डेवलपमेंट जो है ये बिल्कुल एक डायनामिक प्रोसेस है। मतलब ऐसा स्टैटिक प्रोसेस नहीं है दैट हाँ चलो भैया इंडिया भी डेवलप नेशन है, नहीं, ऐसा नहीं है। डेवलपमेंट होता रह रहा है ना। दैट इज दिस इज अ प्रोसेस बेसिकली, है ना। ये कोई पर्टिकुलर स्टेट का हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, जिसको मेजर किया जाता है ओवरऑल बाई क्वांटिटेटिव टूल एज वेल एज क्वालिटेटिव टूल। क्वांटिटेटिव टूल में हम लोग इनकम देखते हैं, राइट। ओवरऑल इनकम कितना ग्रोथ हुआ, राइट। ओवरऑल मटेरियलिस्टिक गेन कितना हुआ, वो चीज जो है आपका जाके क्वांटिटेटिव टूल में आएगा। और क्वालिटेटिव टूल में आएगा जैसे कोई भी रीजन में क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे है, वहां पे लोगों का हैप्पीनेस लेवल कैसा है, वो सब चीजें देखा जाएगा। और क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए पैसे होना जरूरी नहीं होता है। आप खुद देखिए, बहुत सारे अमीर घर होंगे जहां पे बहुत ज्यादा झगड़ा होगा, कोलाहल होते हुए रहती है, राइट। मतलब दे आर एब्सोल्युटली नॉट हैप्पी। बट वहीं पर एक गरीब घर में अगर एकदम शांत से आराम से लोग काम कर रहे हैं, भले ही कम पैसा है बट स्टिल दे आर वेरी मच हैप्पी। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं दैट वो गरीब वाला घर में लोग जो है दे आर मोर ऑफ कोर्स खुश बहुत ज्यादा है, राइट। तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है जो है वो गरीब वाला घर में ज्यादा हुआ, राइट। तो वही चीज जो है हमें कहीं ना कहीं डेवलपमेंटल एस्पेक्ट में भी फोकस करना पड़ता है। इसमें दोनों ही चीज, दैट इज क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव टूल को मद्देनजर देखते हुए कोई भी रीजन का डेवलपमेंट डिसाइड किया जाता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम लोग अपना ही पास्ट हिस्ट्री ले ले, तो ह्यूमंस क्या करते थे पहले। अगर इनिशियल फेज में हम लोग फूड गैदरर्स थे, अलग अलग जगह से फूड इकट्ठा करते थे, उसको खाते थे, है ना, शिकार करते थे, उसको खाते थे, है ना। बट धीरे धीरे क्या हुआ दैट लोग जो है फार्मिंग करने लग गए। फार्मिंग करने के साथ साथ जो है लोगों को ऑफ कोर्स फार्मिंग प्रोडक्टिविटी को बनाने के लिए मैन्योर चाहिए था, तो उसलिए एनिमल का डोमेस्टिकेशन करने लग गए, राइट। जैसे गाय अगर पाल लिया तो उसके गोबर से जो है मैन्योर क्रिएट हो गया, राइट। तो ओवरऑल उन लोग का फार्म एक्टिविटीज भी प्रोड्यूस हो जाता है, राइट। तो ऐसे ऐसे करके फार्मिंग एक्टिविटीज, एनिमल एक्टिविटीज करके धीरे धीरे लोग ज्यादा से ज्यादा लैंड इकट्ठा करने लगे। लैंड इकट्ठा करने लगे मतलब धीरे धीरे जो है आपका जमींदारी सिस्टम बनने लगा। जमींदारी सिस्टम बनने लगा, लोग धीरे धीरे अमीर होने लगे, डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा आने लगा, तो अर्बनाइजेशन होने लगा, ठीक है। अब अर्बनाइजेशन होने लगा तो धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा तो देखो तो अभी तो कितना ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, बड़े बड़े यूनिट्स बैठ रहे हैं, राइट। इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट में भी अगर देखिएगा तो बहुत बहुत बड़े बड़े सिटीज बैठ रहे हैं, और उसको हम लोग मेगालोपोलिस का फॉर्मुलेशन हो रहा है, राइट। अब मेगालोपोलिस फॉर्मूला तो हो ही रहा है, बहुत सारे रीजन में चल भी रहा है, अभी भी ये फेस चल रहा है। बट अभी बात की जा रही है इंडस्ट्रियल मतलब ऑटोमेटिक रिवॉल्यूशन का। ऑटोमेशन रिवॉल्यूशन मतलब 5G टेक्नोलॉजी इंड्यूस करने का, जिसका लेटेंसी बहुत कम है। तो अब देख रहे हैं एक साइकिल,
है ना? कहीं ना कहीं हम लोग पहले कहाँ थे? फूड गैदरर थे, है ना? और अभी ऐसा स्टेज आ गया है जहां पर सब कुछ ऑटोमेशन चीजें होने वाली संभावना है आने वाले दिनों में, ठीक है? तो देख रहे हो ये लाइफ साइकिल क्या है हमारा, ठीक है? तो वही चीज यहां पर कहीं ना कहीं फोकस किया गया है, दैट ह्यूमंस भी जो है ना पास्ट से भी डेवलप करते हुए आ रहा है। इनफैक्ट अभी 5G जब रिवॉल्यूशन खत्म हो जाएगा ना, तो 2100 के बाद, 100 ईस्वी के बाद शायद कुछ अलग सा कुछ चीज होगा, राइट? वी डोंट एवन नो अबाउट इट। क्यों? क्योंकि शायद वैसा चीज अभी तक हम लोग, हमारे को उस टाइप के रिसोर्सेज दिखे ही नहीं होंगे, है ना? जैसे हम लोग बोलते हैं ना न्यूट्रिनो के बारे में, अभी तो स्टडी चल रहा है ना न्यूट्रिनो के बारे में, कुछ फाइनली कंफर्म नहीं है, बट सोचो 2050 साल या फिर 2060 2070 साल में फाइनली एक पता चल गया, हाँ भैया न्यूट्रिनो से हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, राइट? तो जब न्यूट्रिनो के बारे में A to Z शोध हो जाएगा, सब कुछ उसका, उसको हम लोग यूटिलाइज करना सीख जाएंगे, उसके बाद से जो है फिर फ्यूचर में कुछ और भी कुछ डेवलपमेंट हो सकती है, राइट? तो ये एवर एंडिंग प्रोसेस है जिसके तहत बहुत कुछ किया जा सकता है। एनीवेज आने वाले समय में वो देखना पड़ेगा कैसे क्या किया जा सकता है, बट हाँ ये डेवलपमेंटल प्रोसेस जो है ये बिल्कुल कैरिड आउट है, ये हो रहा था, हो रहा है और फ्यूचर में भी होता रहेगा। और इस डेवलपमेंटल प्रोसेस को जो हम लोग ग्राउंड लेवल में इंप्लीमेंट करते हैं, वो इंप्लीमेंट करते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ वेरियस सॉर्ट ऑफ रिसोर्सेज, राइट? और उस रिसोर्सेज का फुल प्रोडक्टिव यूजेस करने की कोशिश की जाती है। और डेवलपमेंट का कोई रीजन का होता है तो इंश्योर किया जाता है दैट वो प्लान्ड एक्टिविटीज के तरह से हो, राइट? तो इसीलिए अलग अलग रीजन में डेवलपमेंटल प्लानिंग एक्टिविटीज कैरी आउट की जाती है, जहां पर नो डाउट इकोनॉमिक ग्रोथ में तो फोकस दिया ही जाता है, बट साथ ही साथ सोशल स्ट्रक्चर को भी चेंजेस करने की कोशिश की जाती है, और वैसे चेंजेस लाने की कोशिश की जाती है विच इज वेरी मच एक्सेसिबल टू द नॉर्मल ह्यूमन काइंड, विच इज कल्चरली बेसिकली एक्सेप्टेबल, ठीक है? जिसको नेशनल लेवल में तो किया ही जाता है, रीजनल लेवल में भी किया जाता है और लोकल लेवल में भी किया जाता है थ्रू वेरियस सॉर्ट्स ऑफ गवर्नमेंटल टायर्स। जैसे नेशनल लेवल में जो है यूनियन गवर्नमेंट उसको देखती है, स्टेट लेवल में स्टेट गवर्नमेंट देखती है, लोकल लेवल में ऑफ कोर्स ग्राम पंचायत या फिर आप लोकल अर्बन बॉडीज जैसे डिफरेंट वेरियस वार्ड्स म्युनिसिपैलिटीज वो लोग काम ये सब देखती है, ठीक है? और इंश्योर किया जाता है दैट कभी भी अगर कहीं पर डेवलपमेंटल हो तो वी हैव टू मेक श्योर दैट वो कल्चरल वैल्यूज के आधार पर ही किया जाए। मतलब अगर सोचो जैसे इंडिया, राइट? इंडिया में अगर कोई ऐसा, जैसे मीट मीट इंडस्ट्री में डेवलपमेंटल हो रहा है, राइट? और अगर मीट इंडस्ट्री में अगर काउ मीट का डेवलपमेंटल हो तो कहीं ना कहीं इंडियन सोसाइटी वो उसको अलाउ नहीं करती है। क्यों? क्योंकि इंडियन सोसाइटी में उस चीज को रिस्पेक्ट किया जाता है, राइट? तो समझ रहे हैं आप मैं कैसे इसको कल्चरल वैल्यूज के साथ में रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं? मतलब कल्चरल डेवलपमेंट अगर कहीं पर होगा तो इंश्योर किया जाता है दैट वो कल्चरल सिस्टम के अधीन हो सके, ठीक है? ग्रोथ, अच्छा तो इससे हम लोग जो भी डिस्कस किए इससे तो ये तो पता चला दैट ग्रोथ जो है ये एक मीडियम है ना, जिससे हम लोग डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स अगर डेवलपमेंटल कहीं पर भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज होती है तो वहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ तो आती ही है, या फिर हम इसको इनडायरेक्टली भी बोल सकते हैं दैट कहीं पर अगर इकोनॉमिक कहीं का ग्रो कर रहा है मतलब वहां पर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज चल रही हैं। कॉमन सेंस सा बात है, नो डाउट अगर डेवलपमेंटल होगी तो वहां पर मॉडर्नाइजेशन भी आएगी, है ना? मॉडर्नाइजेशन अगर आएगी तो मीन्स लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन भी बढ़ेगा, है ना? तो ओवरऑल कहीं ना कहीं सोशल लेवल में, कल्चरल लेवल में और पॉलिटिकल जो लेवल में है स्ट्रक्चर्स में हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब आ जाते हैं थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो क्या वेरियस स्कॉलर्स के द्वारा दिया गया है दैट कैसे कैसे ओवरऑल सोसाइटी में चेंजेस देखने को मिलता है, कैसे कैसे ओवरऑल हमें डेवलपमेंटल फेजेस से गुजरना पड़ता है। तो दो थ्योरीज काफी ज्यादा फेमस है, एक है रोस्टोव मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, दूसरा है वेल्स्टीन्स कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल, राइट? अब देखो रोस्टोव मॉडल वैसे हम लोग आने वाले क्लासेस में भी पढ़ेंगे, बट अभी भी कुछ रोस्टोव मॉडल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इन्होंने 5 स्टेजेस ऑफ ग्रोथ के बारे में बोला था। इन्होंने बोला था दैट कोई भी अगर सोसाइटी जो गुजरती है ना वो 5 स्टेजेस से गुजरती है। एक होता है, पहला स्टेज होता है ट्रेडिशनल सोसाइटी, दूसरा होता है ट्रांजिशनल सोसाइटी, तीसरा होता है टेक ऑफ स्टेज, चौथा है ड्राइव टू मैच्योरिटी स्टेज और पांचवा है हाई मास कंजम्पशन स्टेज। नाउ ट्रेडिशनल सोसाइटी में बेसिकली ज्यादातर वैसी सोसाइटीज एग्जिस्ट करती है जो क्या सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में ज्यादा डिपेंड करती है, जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में ज्यादा डिपेंड करती है। उसमें बार्टर सिस्टम ऑफ ट्रेड हमें बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट देखने को मिलता है और ये ज्यादातर हमें रूरल इकोनॉमी में देखने को मिलता है। इनफैक्ट देखिए
जब हम बात कर रहे हैं ना इसका ट्रेडिशनल और या फिर हाई मास कंजम्पशन, तो इंडिया में अभी भी ऐसे भी एरियाज है जहां पर ट्रेडिशनल सोसाइटीज एग्जिस्ट कर रही है, और ऐसा भी एरिया है जहां पर हाई मास कंजम्पशन वाली स्टेजेस ऑलरेडी पहुंच गई है। ठीक है, तो एक एक करके समझने की कोशिश कीजिएगा। तो आप जैसे पहला स्टेज में हम लोग कोई भी रूरल एरिया का एग्जांपल यहां पर डाल सकते हैं, जैसे बुंदेलखंड रीजन ऑफ इंडिया, राइट। तो आराम से लिख लो, जहां पर आपको पूरा एग्रीकल्चरल डिपेंडेंट इकोनॉमी है 100%। ठीक है, ठीक है। तो वो लोग जो है ट्रेडिशनल सोसाइटीज के अंडर आएंगे। नेक्स्ट इज ट्रांजिशनल स्टेज। ट्रांजिशनल स्टेज में क्या होता है, धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है दोस्तों, धीरे धीरे कोई भी मैटर पे स्पेशलाइजेशन होता है, राइट। तो ये ट्रांजिशनल स्टेज जो है ये ट्रेडिशनल से टेक ऑफ स्टेज के बीच वाला स्टेज लाई करता है, इसलिए इसको ट्रांजिशनल स्टेज कहते हैं, है ना। और यहां पर देखा जाता है दैट एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट के सेक्टर में जो है कहीं ना कहीं सरकार इस रीजन में काफी ज्यादा फोकस देती है, जिससे वहां के लोगों को स्किल प्रोवाइड किया जा सके, और नो डाउट एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी से जो है थोड़ा अपलिफ्ट करके एक नॉन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में उनको इंड्यूस किया जा सके। क्योंकि देखो एग्रीकल्चर के क्या है ना, दैट बहुत ज्यादा मैन फोर्स इसमें है, राइट, बट इनका एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जो है जीडीपी में वो काफी ज्यादा कम है, राइट। और हमारे को अभी ये जरूरत है दैट एग्रीकल्चर से जो हम लोग डायरेक्टली सर्विस स्टेज में जंप कर गए हैं, वो चीज ना होकर बीच का जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेज है या फिर इंडस्ट्रियल स्टेज है उसको भी हम लोग अटेन कर सके। इसलिए सरकार की कोशिश यही होती है दैट कैसे ना कैसे जो है आपको नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा इंड्यूस किया जा सके थ्रू गिविंग स्किल्स एंड नॉलेज। और वही जो है ट्रांजिशनल स्टेज से वो वाले रीजन्स गुजरते हैं। ऐसे बहुत सारे रीजन्स हैं, जैसे जहां पर सोचो सरकारी स्कीम्स जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, राइट। तो ये सब जहां जहां फोकस किया जा रहा है, मतलब वो सब तो ट्रांजिशनल स्टेज में ही ना है भाई, है ना। तो आप आराम से एग्जाम्पल भी लिख सकते हो दैट द प्लेसेस वेयर द बेनिफिट्स आर गिवन अंडर द प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, खत्म, एकदम सही होगा भाई। ठीक है, बिल्कुल टेंशन मत लो। नेक्स्ट इज थर्ड स्टेज, दैट इज टेक ऑफ स्टेज। टेक ऑफ स्टेज में जो है ये वैसे रीजन्स होते हैं जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन धीरे धीरे चलने लगती है, और इन्वेस्टमेंट भी धीरे धीरे आने लगता है, उस रीजन का ओवरऑल धीरे धीरे ग्रोथ होने लगता है, और ऑफ कोर्स पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स, पॉलिटिकल अरीना में भी जो है काफी ज्यादा हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये सब अर्बन इकोनॉमीज जो है इससे ज्यादा रिलेट कर सकते हैं। ये वैसे रीजन है जैसे दुर्गापुर ले लो इंडिया का, ठीक है। तो वो रीजन क्या है दैट धीरे धीरे वो ग्रोथ कर रहा है, वो रीजन है ना, वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन तो बहुत ज्यादा है, राइट, बट धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ वहां पे ग्रोथ भी बहुत ज्यादा हो रहा है। नेक्स्ट इज ड्राइव टू मैच्योरिटी। ये वैसा स्टेज है जहां पर लोग जो है ग्रोथ के ऊपर और डेवलप्ड इकोनॉमीज के ऊपर ज्यादा डिपेंड करते हैं, मतलब यहां पर जो है चीजें धीरे धीरे डाइवर्सिफाई हो रही है। देखो स्टेज 3 में क्या था दैट वहां पर ज्यादातर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो फैक्टर है ना, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण ग्रोथ वहां पे ज्यादातर देखने को मिलता है। बट स्टेज 4 जो है ना, ड्राइव टू मेच्योरिटी, ये एक इंडस्ट्रियलाइजेशन का बड़ा भाई है ना। यहां पर क्या होता है दैट आपका जाके सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन ही नहीं और भी डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स में इकोनॉमी का ग्रोथ हमें देखने को मिलता है, राइट। ज्यादातर रिलायंस इंपोर्ट्स में किया जाता है, दैट बाहर से भी क्योंकि ग्लोबलाइजेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्टिव होती है ना, और मतलब ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट इनफैक्ट, है ना। और ऑफ कोर्स स्किल सेक्टर में भी काफी ज्यादा फोकस किया जाता है, सर्विसेज सेक्टर को फोकस किया जाता है, और इंश्योर किया जाता है दैट इस रीजन में डिफरेंट रीजन में इन्वेस्टमेंट जरूर से आए। ठीक है, तो ये था ड्राइव टू मैच्योरिटी स्टेज। एंड लास्ट स्टेज जो है, मतलब जैसे सबसे टॉप वाला स्टेज है, वो है हाई मास कंजम्पशन स्टेज, जो क्या कंज्यूमर ओरिएंटेड स्टेज है, जहां पर ड्यूरेबल गुड्स जो है ना वो काफी ज्यादा फ्लोरिश करती है। मतलब अगर आप देख लोगे स्टेज 3 या फिर स्टेज 2 या फिर स्टेज 4 में कहीं ना कहीं 2 नंबरी माल भी लोग प्रेफर करते हैं, बट स्टेज 5 वाले लोग जो होते हैं ये दे मोर और लेस बिलीव ऑन मोर ड्यूरेबल गुड्स, राइट। सो इसीलिए जो है यहाँ पर सर्विस सेक्टर काफी ज्यादा डोमिनेंट होता है ना। और ऑफ कोर्स दीज आर दोज काइंड ऑफ इकोनॉमी जो कि ग्लोबल मार्केट इकोनॉमी से बिल्कुल जुड़ी हुई रहती है। जैसे बड़े बड़े शहर ले लो, मेट्रोपॉलिटन सिटीज ले लो हमारा, ठीक है, दिल्ली ले लो, मुंबई ले लो, बैंगलोर ले लो, राइट। सो दीज आर द रीजन्स विच आर कमिंग अंडर द स्टेज ऑफ हाई मास कंजम्पशन। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसको मेजर कैसे किया जाता है। ठीक है, कोई रीजन, और वही तो टॉपिक है ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इसका मेजरमेंट एंड प्रॉब्लम्स, है ना।
तो वर्ल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के तो बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए, उसके दो थ्योरीज जो है वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, है ना। ऑफ कोर्स रोस्टोम वाला मॉडल हम लोग आगे वाले क्लास, आने वाले क्लासेस में भी और भी अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, है ना। बट इस क्लास में जितना आपको चाहिए वो तो मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब आ जाता है मेजरमेंट एंड मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है ना। मतलब कौन कौन से पैरामीटर्स है जो क्या कोई भी ई रीजन के डेवलपमेंट को इफेक्ट कर रहा है। तो देखो ऐसे पैरामीटर डिस्कस करते हैं, बट ये जो ओवरऑल जो भी हम लोग पैरामीटर डिस्कस करेंगे ना, वो फर्दर कैलकुलेट किया जाता है थ्रू टू टूल्स, दो किस्म के टूल्स, एक होता है क्वांटिटेटिव टूल, एक होता है क्वालिटेटिव टूल, ठीक है। वो मैंने क्लास के स्टार्टिंग में भी आपको समझाया था। क्वांटिटेटिव टूल मतलब एब्सोल्यूट टर्म्स वाले टूल्स, जिससे हम लोग ओवरऑल किसी भी रीजन के ग्रोथ या फिर डेवलपमेंट को मेजर कर सकते हैं, राइट। वो होता है जीडीपी, है ना, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, है ना, नेट नेशनल प्रोडक्ट। उसके बाद आपका जाके डिफेंस एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है वहाँ पर, है ना, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कैसे हो रही है, राइट। तो ओवरऑल ये सब चीज़ें देखी जाती है ना। मतलब शायद सीधा डेटा उठाया जाता है, खत्म बात। और क्वालिटेटिव टूल क्या होता है, वहाँ पे ह्यूमन एस्पेक्ट को भी फोकस किया जाता है, जैसे कोई भी रीजन में ह्यूमन डेवलपमेंट कैसा हो रहा है ना। मतलब ये डिपेंड, ये जरूरी नहीं है दैट अगर आपके पास बहुत ज़्यादा रिच हो तो ही आपका ह्यूमन डेवलपमेंट होगा। जैसे श्रीलंका, जैसे भूटान, ये ऐसे कंट्रीज है विच आर नॉट दैट रिच, राइट, बट यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेशन जो है, इंडिकेटर्स जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है। हैप्पीनेस इंडेक्स देखा जाता है ना। पर कैपिटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर देखा जाता है वहाँ पे। मतलब वहाँ पे ओवरऑल ये नहीं देखा जाता है that देश का कितना जीडीपी ट्रिलियन में आ रहा है, नहीं। वहाँ पे देखा जाता है पर कैपिटा ओवरऑल प्रॉपरली कितना लोगों के पास पैसे आ रहे हैं, ठीक है। मतलब इनइक्वालिटी तो नहीं है ज़्यादा, वही चीज़ यहाँ पर कहीं ना कहीं फोकस की जाती है। पर कैपिटा डॉक्टर कितना अवेलेबल है ना। जैसे स्टैंडर्ड क्या होता है दैट 1,000 लोगों के लिए जो है एक डॉक्टर होना चाहिए, बट इंडिया में क्या है, ऑलमोस्ट 1600 लोगों के लिए एक डॉक्टर है, राइट। तो ये कहीं ना कहीं डॉक्टर की हमारे देश में कमी है, समझ रहे हो बात। तो क्वालिटेटिव टूल में लेकिन हम लोग वी आर नॉट दैट हैप्पी इफ यू एक्चुअली सी दिस, राइट। और वो हमारा दुनिया वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स से भी दिखता है। इंडियंस आर नॉट दैट हैप्पी, इनफैक्ट पाकिस्तानीज जो है हमसे ज्यादा खुश है वो लोग, है ना। बट देखो अगेन पाकिस्तानी हमसे ज्यादा खुश है, बट उनका इकोनॉमी देखो कितना खस्ता हालत पड़ा हुआ है उनका, समझ रहे हो बात। तो यही है। नेक्स्ट और भी क्वालिटेटिव टूल है, जैसे बर्थ रेट कोई भी देश में कितना, ये डेमोग्राफिक टूल्स है बेसिकली क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में भी। तो चलो एक एक करके चर्चा करते हैं बेसिकली क्या क्या ऐसे ओवरऑल क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टूल्स है। पहले है इकोनॉमिक मेजर, मतलब इकोनॉमिक कौन कौन से ऐसे मेजर है जिसके थ्रू आप कोई भी रीजन के डेवलपमेंट को आंक सकते हैं। वो है ऑफ कोर्स पर कैपिटा इनकम, जीडीपी, जीएनपी, इकोनॉमिक सेक्टर्स में कैसे कोई रीजन ग्रोथ कर रही है, उस रीजन के मतलब कोई भी देश का प्रोडक्टिविटी लेवल कैसा है वेरियस सेक्टर्स में। वो प्राइमरी सेक्टर में देख लो, सेकेंडरी सेक्टर में देख लो, टर्शियरी सेक्टर में देख लो, क्वार्टरली सेक्टर में देख लो। तो सब कुछ में बेसिकली चीजें को देख एनालाइज किया जाता है। वहां पे रॉ मटेरियल प्रोडक्शन कितनी है, ऑफ कोर्स रॉ मटेरियल जो है बहुत ये जो है ज्यादातर आपको जाके नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है। दैट कोई भी देश जो है अगर रिसोर्स रिच है तो ऑफ कोर्स वहाँ पे रॉ मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी। बहुत समय ऐसा भी देखा जाता है दैट रिसोर्सेज तो है बट वहां पे टेक्नोलॉजीज नहीं है एक्सट्रैक्ट करने के लिए, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज, है ना। तो ऑफ कोर्स अब बट आने वाले समय में क्योंकि अफ्रीकन नेशंस जो है वो एक ट्रांजिशनल फेज से गुजर रही है, तो ऑफ कोर्स आने वाले समय में ये अज्यूम किया जा रहा है दैट वो लोग भी बहुत ज्यादा रिच होने वाला है। इनफैक्ट अफ्रीकन कंट्रीज ही जो है ना 2000 मतलब 100 जब आ जाए 2100 जब ईयर हम लोग देखने को मिलेगा 2100 एडी, तब देखना अफ्रीकन नेशंस कहाँ पे होंगी, राइट। सब तब शायद सब कोई अफ्रीकन नेशंस के पीछे भागेंगे। अभी जैसे इंडिया के पीछे सब कोई भाग रहा है ना, तब ऐसा समय आएगा जब अफ्रीकन नेशंस के पीछे सब कोई भागेंगे, राइट। तो ये चीजें जो है ट्रांजिशन होती रहती है। एनीवेज नेक्स्ट देख लेते हैं सोशल मेजर्स। सोशल मेजर्स कोई भी रीजन का मतलब सोशल एंगल में क्या 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 इंडिकेटर्स होते हैं कोई भी रीजन के डेवलपमेंट को आंकने के लिए। ऑफ कोर्स उस रीजन में कितना एजुकेशन है ना, लिटरेसी कैसी है उस रीजन की, कोई भी देश की, है ना। पब्लिक सर्विसेज की अवेलेबिलिटी कैसी है, जैसे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ कैसी है वहाँ पर, इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी की फैसिलिटीज़ कैसी है वहाँ पर, सोशल सिक्योरिटी कैसी है वहाँ पर, क्वालिटी ऑफ लाइफ ले लो, लोगों का वेलबींग ले लो। तो ये सब ओवरऑल कैसा है, ठीक है। तो इन सब से हम लोग आकलन करते हैं कोई भी रीजन का सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट, राइट। नेक्स्ट इज डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट। क्या क्या है भाई, कैसे कैसे कोई भी रीजन का आप डेवलपमेंट आंकते हो इन द फॉर्म ऑफ
डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स, वो है डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स जो है वो है एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बर्थ रेट वहाँ का, डेथ रेट, एज स्ट्रक्चर कैसा है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कैसा है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कैसा है, राइट। तो ये सबको देखो खुद से एक्सप्लेन कर लो यार, ये सब क्या एक्सप्लेन करूँ, अल्टीमेटली एक्सप्लेनेशन में तो वही ना आएगा दैट नॉर्मल चीज़ों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो इसलिए खुद से ही कर लो, ज़्यादा सही रहेगा, है ना। अदर मेजर्स, डिफरेंट अदर मेजर्स जो है इसमें परचेजिंग पावर पैरिटी डिपेंड करता है, राइट, दैट हम अगर 1 डॉलर में हम क्या क्या खरीद सकते हैं, एंड वहीं यूएस के लोग जो है 1 डॉलर में क्या क्या खरीद सकते हैं। जैसे 1 डॉलर में यहाँ पे शायद 3 बोतल मैं पानी का बोतल पी लूंगा, ठीक है, वाटर का बोतल, राइट, बट वहीं पर अगर 1 डॉलर में लेकर यूएस में जाओ तो शायद एक आपको पानी का बोतल मिलेगा, ठीक है। तो ये हुआ डिफरेंस, समझ रहे हो, इसको कहता है परचेजिंग पावर पैरिटी, राइट। तो वही चीज यहाँ पर बोला गया दैट ये सब भी मेजर है कोई भी रीजन के डेवलपमेंट का। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन मेजर्स, अब आ जाते हैं स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन मेजर्स में, जिसमें इंस्टीट्यूशनल चेंजेस देखा जाता है, दैट इंस्टीट्यूशनली कोई भी रीजन वेरियस सेक्टर्स में कैसे परफॉर्म कर रहा है, उसमें ग्रोथ कैसा है, उसमें डेवलपमेंट कैसा है। तो उसमें देखा जाता है जैसे इंस्टीट्यूशनल, जैसे इन अगर आप ट्रांसफॉर्मेशंस के आधार पर मेजर कीजिएगा, जैसे कोई भी देश की इकोनॉमी प्राइमरी से सेकेंडरी कैसे ट्रांजिशन कर रही है, या फिर सेकेंडरी से टर्शरी कैसे ट्रांजिशन कर रही है, या फिर प्राइमरी से टर्शरी कैसे ट्रांजिशन कर रही है, मतलब ओवरऑल उस रीजन का देखा जाता है दैट प्रोडक्टिविटी में शिफ्ट कैसा हो रहा है, रॉ मटेरियल जनरेशन कंजप्शन में कैसे शिफ्ट हमें देखने को मिल रहा है कोई भी रीजन में, है ना। यही नहीं, सोशल एंड आइडियोलॉजिकल अपलिफ्टमेंट के सेक्टर में भी देखा जाता है, जैसे कोई भी रीजन में जो इंस्टीट्यूशनल टैबूज जो एग्जिस्ट करते हैं, या फिर सुपरस्टिशियस वैल्यूज जो एग्जिस्ट करता है, उससे लोग कैसे चेंजेस हो रहे हैं, है ना। जैसे पहले होता था ना, झाड़ फूक से ही हम लोग चीजें ठीक कर लेते थे, है ना, बट अभी क्या होता है दैट डॉक्टर के पास जाके ठीक होता है ना। तो देखो ये डिफरेंस समझ में आ रहा है, झाड़ फूक में क्यों हम लोग ये बिलीव करते थे, बट क्योंकि पहले लोग एडुकेटेड नहीं थे, बट अभी जब से लोगों के पास एडुकेशन आने लग गया, लोग पता चल गया दैट भैया ये झाड़ फूक कुछ नहीं होता, ठीक है। तो वही ना, तो अपलिफ्टमेंट देख रहा है ना। तो ऑफ कोर्स पहले एडुकेशन नहीं था इसलिए वो रीजन डेवलप नहीं था, बट अभी एडुकेशन क्योंकि आ गया तो लोगों को पता चल गया दैट झाड़ फूक इज नथिंग, ये सब कुछ नहीं होता, फालतू चीज होता है, समझ रहे हो बात। तो यही सब चीजें बेसिकली एनालाइज करके फाइनल एक कंक्लूजन में आ जाता है रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ अ रीजन। अब कोई भी रीजन का डेवलपमेंट हो रहा है तो कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हमें जरूर देखने को मिलता है ना, और यही ले आता है इस चैप्टर के टॉपिक का सेकंड पार्ट, दैट इज प्रॉब्लम, है ना। वर्ल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मेजरमेंट और प्रॉब्लम। मेजरमेंट हम लोगों ने कर लिया, अब प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो कौन कौन से प्रॉब्लम हिंडर कर रहे हैं कोई भी रीजन के डेवलपमेंट को। ऑफ कोर्स पहला आता है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स मतलब देखो, जैसे आप ले लो साइबेरिया, रशिया के साइबेरिया रीजन, वहां पे ज्यादा पॉपुलेशन नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती है? क्योंकि वहां का क्लाइमेट ही उतना सूटेबल नहीं है मेरे भाई, ठीक है। एकदम प्योर आप ट्रॉपिकल एरियाज ले लो, ठीक है, वहां पे ज्यादा काफी ज्यादा इन्वायरमेंट उतना ज्यादा कंड्यूसिव नहीं होता है, इसलिए वहां पे ज्यादा पॉपुलेशन नहीं रहती है, राइट। तो ऑफ कोर्स उस रीजन का डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाता है, तो इसलिए इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो है वो एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है इन डिसाइडिंग द ग्रोथ ऑफ अ रीजन या फिर डेवलपमेंट ऑफ अ रीजन, है ना। यही नहीं, लैंड रिसोर्सेज की अनअवेलेबिलिटी, राइट। कोई अगर ऐसा रीजन है जहां पर प्रोडक्टिविटी के लिए उतना सही नहीं है, तो वो कैसे रीजन डेवलप करेगा। जैसे इजराइल ले लो, है ना, वहां पे बहुत सारे डेजर्ट्स है ना, बट उन्होंने टेक्नोलॉजी के माध्यम से भले ही वहां पे चीजें डेवलप कर ली होंगी, बट सोचो अगर टेक्नोलॉजिकली वो साउंड ना होते, जैसे सीरिया ले लो, ठीक है, तो वो कितना पीछे है ना। तो वही चीज यहां पर फोकस किया गया है। नेक्स्ट इज इनसफिशिएंट रिसोर्स एंडोमेंट। ऑफ कोर्स अगर रिसोर्स कहीं पर अगर ज्यादा नहीं है तो वो रीजन भी ठीक से डेवलप नहीं कर सकता, बट वहीं पर जहां पर बहुत ज्यादा रिसोर्सेज है और अगर वो नेशन भी डेवलप कर रही है, तो आप समझ ही सकते हो, जैसा चाइना एग्जांपल है, कितनी बड़ी कंट्री है ना, कितने ज्यादा पॉपुलेशन है, कितना ज्यादा रिसोर्स है, देख रहे हो, सब एंगल से ही उन लोग का फायदा है चाइनीज का, ठीक है। नेक्स्ट इज इन्वायरमेंटल फ्रेजिलिटी, है ना, मतलब डिजास्टर प्रोननेस। कोई भी रीजन अगर ज्यादा डिजास्टर प्रोन रहेगा तो वहां पर जो डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स हमें यूजुअली कम दिखते हैं, ठीक है। जैसे आप नेपाल लिख लो, ठीक है, काफी ज्यादा वहां पे अर्थक्वेक आता है, राइट। तो वहां पर डेवलपमेंट भी देखो उतना ज्यादा ठीक से नहीं हो पाता है। नेपाल इन द सेंस आप अगर वो देख लोगे ना, क्या बोलते हैं, आइलैंड, स्मॉल आइलैंड कंट्रीज देख लोगे,
वहां पे तो काफी ज्यादा साइक्लोन्स आता है। जैसे आप वेस्टर्न पैसिफिक के आइलैंड कंट्रीज, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, मार्शल आइलैंड्स, है ना, वनातू आइलैंड, ये सब जो रीजन है वहां पर अगर देखोगे तो काफी ज्यादा यू नो एक्सट्रीम इवेंट्स हमें देखने को मिलता है। इसके लिए जो है डिजास्टर प्रोननेस, वो रीजन क्योंकि ज्यादा है डिजास्टर प्रोननेस, इसलिए वहां पर डेवलपमेंट भी ज्यादा नहीं होती है। ठीक है, तो दीज आर द प्रॉब्लम्स, बेसिकली इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स एज सच हम बोल सकते हैं, जिसके कारण कोई भी रीजन में डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाता। नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल फैक्टर्स। हिस्टोरिकल फैक्टर्स कैसे भाई? ऑफ कोर्स यार, कोई भी रीजन में बहुत दिनों से मतलब ऑफ कोर्स पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है ना। जैसे मिडिल ईस्ट में देख लो, बहुत सारे कंट्रीज हैं जहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी काफी ज्यादा है, राइट, और बहुत पहले से होती है। अफगानिस्तान में देख लो, है ना, तो यहाँ पे डेवलपमेंट क्या है? एकदम नदारत है, कुछ है ही नहीं यहाँ पे, ठीक से डेवलपमेंट होती ही नहीं है ना। वहीं पर नेक्स्ट फैक्टर जो है वो कॉलोनियलिज्म है। कॉलोनियलिज्म के आधार पर जो है ऑफ कोर्स कॉलोनियल पावर्स ने काफी ज्यादा एक्सट्रैक्ट किया लोगों का, आई मीन नेशंस के रिसोर्सेज, है ना, और अभी भी जो है वो नेशंस ठीक से वो उभर नहीं पाई है। जैसे इंडिया ही ले लो, इंडिया अभी कहाँ रहती है ना, इंडिया बहुत आगे रहती है ना, वो तो कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन के कारण ही ना हम बर्बाद हो गए, नहीं तो हम भी यार अभी डेवलप्ड नेशंस के कैटेगरी में रहते हैं। समझ रहे हो बात? यही चीज है। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स में क्या है? देखो ये लेकिन एक कहीं ना कहीं आपका जाके साइकिल है जो कि मैं समझाना चाहता हूँ। इकोनॉमिक फैक्टर्स के कारण कैसे कोई भी रीजन में डेवलपमेंट नहीं आता है। जैसे सोचो कोई भी रीजन अगर इकोनॉमिकली साउंड नहीं है, राइट, मतलब उसके पास कैपिटल ही नहीं है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर्स में खर्चा करने के लिए, समझ रहे हो बात, तो इसलिए उसका डोमेस्टिक मार्केट साइज जो होगा वो काफी ज्यादा कम होगा, छोटा होगा, है ना। क्यों? क्योंकि उसके पास तो पैसे ही नहीं है। वो ज्यादा मास प्रोडक्शन कैसे करेगा? मास प्रोडक्शन करेगा तभी ना वो एक्सपोर्ट कर पाता। समझ रहे हो बात? तो अगर कैपिटल डेफिशिएंट कंट्री है तो ऑफ कोर्स उसके जो मार्केट साइज होगी वो काफी ज्यादा छोटी होगी, काफी ज्यादा पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर्स होंगे, राइट। तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो वो इकोनॉमी जो है वो बैलेंस तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाएगा। बैलेंस तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाएगा तो प्रोडक्टिविटी उस रीजन की बहुत ज़्यादा कम होगी। प्रोडक्टिविटी कम होगी तो डिमांड भी कम होगा, डिमांड कम होगा तो सेविंग्स भी लोगों का कम होगा, ठीक है, और इसलिए इन्वेस्टमेंट भी कम होगा। इन्वेस्टमेंट अगर मतलब कोई आएगा ही नहीं इन्वेस्ट करने, क्योंकि कुछ दिखेगा ही नहीं। देखो इन्वेस्टमेंट कहाँ पे दिख करता है लोग, जैसे इंडिया, इंडिया में लोग इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं बाहर की कंपनी? क्योंकि इंडिया में एक प्रोस्पेक्ट्स है, इंडिया में दिखता है हाँ भैया मार्केट बहुत बड़ा है, राइट, और रिसोर्सेज की भी कमी नहीं है कहीं ना कहीं, राइट, तो ये सब चीजें देखा जाता है। बट यहाँ पर तो वो सब चीज देखा ही नहीं जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर है आपका जाके सोशल एंड डेमोग्राफिक फैक्टर्स। सोशल एंड डेमोग्राफिक फैक्टर्स में जो आई मीन these are the problems which basically hinders the development of a region, वो है ओवर पॉपुलेशन। कोई भी रीजन अगर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन रहेगा तो वहां पे डिमांड और सप्लाई मिसमैच कर जाएगा। समझ लो बात? बहुत समय देखा जाता है इमिग्रेशन के कारण बहुत ज्यादा होता है, राइट। अब लोग जो है माइग्रेशन कर जाते हैं आपका जाके बिहार यूपी से दिल्ली में, है ना, और सभी जन दिल्ली में माइग्रेट करना चाहते हैं। क्यों भैया? कैपिटल रीजन है ना। तो अब अगर वहां पे लोग माइग्रेट कर रहे हैं मतलब वहां पे डेमोग्राफिक रिवॉल्यूशन से हमें ना देखने को मिल रहा भाई, ठीक है। नेक्स्ट इज लो एजुकेशन एंड हेल्थ। लो एजुकेशन एंड हेल्थ ऑफ कोर्स ये भी एक सोशल फैक्टर है जिसके कारण जो है कोई भी रीजन में डेवलपमेंट ठीक से नहीं देखने को मिलता है। और इसको क्या समझाओ? अभी तो वही सब समझाते आ रहा हूँ। अनस्किल्ड वर्कफोर्स, इसको भी क्या समझाओ? मैंने समझाया हुआ ऑलरेडी आपको। सोशल टैबूज, है ना, हाँ, सोशल टैबूज में जैसे आप वही चीज कंजर्वेटिवनेस, है ना, जैसे महिलाओं को उतना ज्यादा दर्जा नहीं दिया जाता था। पहले से यही माना जाता था ना, अरे भाई महिला है मतलब घर में ही सिर्फ ये लोग रहेंगे, राइट। वो तो अभी ना वो परसेप्शन चेंज हो रहा है, समझ लो बात। नेक्स्ट साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। इनके कारण भी जो है बहुत सारे समय देश जो है काफी ज्यादा अंडर डेवलप्ड रहती है, ठीक है। अब देखो कुछ कुछ एग्जांपल्स है, जैसे यहाँ पे एक लिबिया भी हुआ है, इजराइल और जापान, है ना। इजराइल ये इरिगेशन मतलब यहाँ पे अगर देखोगे तो ऐसा चीज मतलब वेजिटेबल प्रोडक्शन के कारण आई मीन उतना कंड्यूसिव नहीं है, बट स्टिल इन्होंने ड्रिप इरिगेशन का टेक्नोलॉजी के सहारे जो है काफी अच्छा इन लोग प्रोडक्शन एक्टिविटीज करते हैं। प्राइमरी लेवल भी जो है, प्राइमरी सेक्टर भी इन लोग का काफी ज्यादा उभर रहा है ना। वहीं पर जापान ले लो, जापान एक रिसोर्स स्कार्स कंट्री है, बट स्टिल वहां पे लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन देखो कितना ज्यादा है, ठीक है। तो इन्होंने बेसिकली इसलिए कर पाए हैं क्योंकि इन्होंने टेक्नोलॉजी का माध्यम इससे इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो ये सब बेसिकली चीजें हैं जो क्या इस चैप्टर में मैं आपको बताना चाहता हूँ। और इसके रिलेटेड अगर आप डिफरेंट अदर भी टॉपिक्स जो कि सिलेबस में मेंशन किया है उसको अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में इसका लिंक क्लियरली दिया हुआ है, जाइए उसका इस्तेमाल कीजिए। फिजिकल ज्योग्राफी आप पढ़ सकते हैं भैया, केमिकल ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ सकते हो, इंडियन क्या क्या नहीं है भाई,
आप सिर्फ एक बार क्लिक तो करो, ठीक है. सो एनीवेज, दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड फॉर टुडे's क्लास. बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो गाइस. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू दिस होल वीडियो. बाय बाय, टेक केयर.